24 घंटे 24 रिपोर्टर अगले 30 मिनट में हम आपको दिन की हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। आशीष कुमार सिंह के साथ देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच शुरू होगी बातचीत। कश्मीर, आतंकवाद समेत सभी मुद्दों पर होगी बात। सरोज सिंह बताएंगी, हेरल्ड केस में आज भी कांग्रेस का संसद में हंगामा। राहुल बोले, बदले की भावना से काम कर रहा है प्रधानमंत्री का दफ्तर। जितेंद्र दीक्षित बताएंगे, हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा सलमान की गाड़ी चलाने और नशे में होने के पुख्ता सबूत नहीं। अंकित गुप्ता बताएंगे, दिल्ली में ऑड इवन कार के प्लान पर गृह मंत्री से मिले केजरीवाल, राजनाथ ने दिया सहयोग का भरोसा। और आगे देखेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारत और पाकिस्तान फिर से समग्र बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बड़ा ऐलान पाकिस्तान में किया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुषमा स्वराज ने शाम को सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की और फिर उनके सलाहकार सरताज अजीज से मिली। सुषमा और सरताज अजीज ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा बयान जारी किया। सुषमा ने कहा कि तमाम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच समग्र बातचीत का जो सिलसिला टूट गया था वो फिर शुरू हो रहा है। हम दोनों देशों ने समग्र वार्ता प्रारंभ करने का फैसला ले लिया है। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडेलिटीज भी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1998 में समग्र बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन 2008 में मुंबई हमले के बाद बातचीत का सिलसिला रुक गया था। सुषमा स्वराज की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात के बाद साझा बयान जारी हुआ है। इसमें आतंकवाद को खत्म करने की भी बात कही गई है। सुषमा स्वराज और सरताज अजीज ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इसके खात्मे में सहयोग का भरोसा दिया। दोनों ने बैंकॉक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हुई आतंकवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत को सराहा। यह भी तय हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने मुंबई हमले से जुड़ी सुनवाई को आखिरी अंजाम तक जल्द पहुंचाने का भरोसा भारत को दिया। सुषमा स्वराज और सरताज अजीज के साझा बयान में आगे कहा गया है, दोनों देश समग्र बातचीत के लिए तैयार हैं। विदेश सचिवों को कहा गया है कि वो आगे की बातचीत और बैठकों का खाका और शेड्यूल तय करें। इनमें शांति, सुरक्षा, जम्मू कश्मीर, सियाचिन, सिर क्रीक, आर्थिक व्यापारिक सहयोग, आतंकवाद, ड्रग्स कंट्रोल और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। इस बीच सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान से बातचीत में क्रिकेट का मुद्दा नहीं उठा। उम्मीद की जा रही थी कि सुषमा के दौरे में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज का भी ऐलान हो सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच फिर से समग्र बातचीत को रक्षा जानकारों ने दोनों देशों के बीच मजबूरी का समझौता बताया है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार की पाकिस्तानी नीति पर हमला बोल दिया है। ये एक किस्म का दोनों मुल्कों के बीच में मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज इसलिए है क्योंकि बात नहीं हो रही थी। मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों और पूरे देश के लोगों के लिए एक अच्छा ओमेन है। जब से ये सरकार केंद्र में आई है, लगातार हम एक ढुलमुल नीति को देखते आए हैं। जहाँ तक हमारी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, जहाँ तक पाकिस्तान को लेके संबंध है, सुषमा स्वराज जी के ही 3 अलग अलग बयान पहले भी आ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब समग्र बातचीत होगी। समग्र बातचीत का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर सिर क्रीक और व्यापार से लेकर पर्यटन तक के मुद्दों पर बातचीत। भारत पाकिस्तान के बीच समग्र बातचीत की नींव 1997 में यूनाइटेड फ्रंट सरकार के वक्त रखी गई थी, लेकिन 1998 में वाजपेयी सरकार के दौरान समग्र बातचीत मुकम्मल तौर पर अपने अस्तित्व में आई। 2008 तक करीब 10 साल समग्र बातचीत का दौर चला, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर यह बातचीत कभी परवान नहीं चढ़ सकी। 2008 में मुंबई पर हुए हमले के बाद यह बातचीत रुक गई और फिर समग्र बातचीत नहीं हो सकी। बीच बीच में वार्ता बहाल करने की कोशिश जरूर हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते बेहतर नहीं हो सके। अब फिर से कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग यानी व्यापक द्विपक्षीय वार्ता के नाम पर समग्र बातचीत शुरू हो रही है। भारत को सबसे ज्यादा समस्या सरहद पार से प्रायोजित होने वाले आतंकवाद को लेकर है। कहीं ऐसा ना हो कि समग्र बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा कहीं कमजोर पड़ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल पाकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर आखिरी बार 12 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में यानी अगले साल सार्क देशों के समिट में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे। ये समिट अगले साल सितंबर में हो सकती है। पीएम के पाकिस्तान जाने के प्लान का खुलासा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद में किया। सुषमा इस वक्त 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर हैं। रूस के उफा में इस साल जुलाई में पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। बॉर्डर पर लगातार सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं की वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने 10 साल के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए थे। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर आरोप, कहा 100% बदले की भावना से काम कर रहा है पीएमओ। 100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. This is what this is. This is their way of doing politics. Pure 100% vendetta. लेकिन बीजेपी का so I have full faith. I have full faith in the legal system of this country, and we will see at the end what comes out. The truth will come out. It is the other way around. It is the other way around. Who is threatening judiciary? We all know. सरकार संसद में संसद के बाहर कह चुकी है कि कानूनी मामलों को सरकार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल की पेशी को लेकर लगातार दूसरे दिन कांग्रेस ने ठप की संसद। सरकार ने कहा कोर्ट को धमका रही है कांग्रेस। कांग्रेसी सांसद दिन भर दोनों सदनों में रुक रुक कर हंगामा करते रहे। लोकसभा में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष को सीबीआई और ईडी का डर दिखाए जाने का आरोप लगाया, तो जवाब में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस जनादेश का अपमान कर रही है और अब कोर्ट को ही धमका रही है। ये जो सताया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को, और जो लोग निष्ठावंत है, प्रामाणिक है, उनको डराने के लिए, उनको दबाने के लिए और उनके आवाज को दबाने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही है। बोला हमने सुना, उन्होंने सब कुछ के बारे में बोला। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, और जो कोर्ट ने जो आदेश दिया वो कोर्ट का आदेश के पीछे सरकार का कोई रोल नहीं है। ये कोर्ट का आदेश है, ये लोग कोर्ट का आदेश को पालन नहीं करना चाहते। कांग्रेस के हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। मोदी सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस को मुलायम की समाजवादी पार्टी का साथ नहीं मिला। पार्टी ने कहा कांग्रेस ज्यादा सताती थी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि कांग्रेस विपक्ष के नेताओं को ज्यादा सताया करती थी। कांग्रेस कह रही है कि जो पूरा विपक्ष को सताया जा रहा है, तो क्या विपक्ष के नाते कांग्रेस के साथ है? सबसे ज्यादा विपक्ष को सताने का काम तो कांग्रेस ने किया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को अदालत में पेश होने को कहा गया है, लेकिन बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाकर कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही है। मनमोहन सिंह के जमाने में पीएमओ संभाल चुके नारायणसामी ने राहुल गांधी को पहनाई चप्पल। पुदुचेरी में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे थे राहुल। ये देखिए, पुदुचेरी में बाढ़ के हालात जानने पहुंचे राहुल गांधी एक पत्थर पर खड़े हुए। इसी दौरान साथ मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी नारायणसामी ने अपनी चप्पल हाथ में ली और राहुल को पहना दी। इन तस्वीरों पर फजीहत के बाद नारायणसामी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने राहुल को अपनी चप्पल दी, जबकि बीजेपी ने इसे चाटुकारिता की हद बताया। मैंने साहब का चप्पल मैं नहीं उठाया, तो मेरा चप्पल साहब को मैंने दिया कि ये गलत बयान मीडिया वाला दे रहा है। मैं इसे कुछ भी अनहोनी नहीं मानता हूँ। कांग्रेस की राजवंशी चाटुकारिता की परंपरा का ही एक अंग मानता हूँ। नारायणसामी पुदुचेरी लोकसभा से सांसद रहे हैं। मनमोहन सरकार में पीएमओ संभालने के अलावा वो कार्मिक राज्य मंत्री भी रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा कल भी देखने को मिला जब राहुल चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे और कांग्रेस समर्थक उन पर फूल बरसा रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए, हिट एंड रन केस में सलमान का आखिर क्या होगा। फिल्म अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन केस में अब फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे और नशे में थे, इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में सलमान की सजा खत्म होगी या सजा बरकरार रहेगी, इसका फैसला कल हो सकता है। फैसला लिखते वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट की आज की टिप्पणी सलमान खान के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे या नशे में थे, इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं।
हिट एंड रन केस में निचली अदालत ने सलमान खान को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है, लेकिन सलमान खान जमानत पर जेल से बाहर हैं। सलमान खान ने निचली अदालत के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। हिट एंड रन केस में सलमान खान की गाड़ी का टायर कैसे फटा, इस पर अदालत ने अपनी टिप्पणी दर्ज करते हुए कहा कि इस सवाल को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से अलग अलग दलीलें रखी गईं। सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह ने बयान दिया था कि हादसे वाली रात को वो गाड़ी चला रहे थे और अचानक से गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। दूसरी ओर सरकारी गवाह और सलमान के बॉडीगार्ड रहे रविंद्र पाटिल की गवाही को अदालत ने खारिज कर दिया। रविंद्र पाटिल की पहले ही मौत हो चुकी है। रविंद्र पाटिल ने अपने बयान में कहा था कि हादसे की जगह गाड़ी इतनी जोर से सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर जाकर टकराई थी और उसी के झटके से गाड़ी का अगला बाईं तरफ का टायर फट गया था। लेकिन आरटीओ अधिकारी ने अपने बयान में बताया है कि हादसे के दूसरे दिन गाड़ी की जांच में गाड़ी बिल्कुल सही कंडीशन में थी। इन विरोधाभासी बयानों के आधार पर अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस बात के सबूत नहीं जुटा पाया कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे और वे नशे में थे। मुंबई हमलों के गुनहगार दाऊद इब्राहिम की एक संपत्ति के लिए पूर्व पत्रकार ने लगाई सबसे बड़ी बोली, कहा लोगों से जुटाएंगे पैसा। दाऊद की कथित संपत्तियों में से एक दिल्ली जायका होटल की नीलामी में एक सामाजिक संस्था चलाने वाले पूर्व पत्रकार एस बालाकृष्णन ने सबसे ज्यादा 4 करोड़ 28 लाख रुपए की बोली लगाई। उन्होंने कहा कि ये देश प्रेम की बात है और पैसे जनता से जुटाकर वो सरकार को सौंपेंगे। बोली 1 करोड़ 18 लाख रुपए से शुरू हुई थी, जिसमें बुरहानी ट्रस्ट ने भी हिस्सा लिया। हिंदू महासभा के आचार्य चक्रपाणी ने भी 3,32,000 रुपए में एक गाड़ी ली, जिसे वो एम्बुलेंस बनाकर गरीबों की सेवा में लगाना चाहेंगे। ये साफ नहीं है कि इस गाड़ी का दाऊद से कोई लेना देना है या नहीं। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन 3 लोगों की हत्या के केस में दोषी करार 2 को तेजाब से मारा था। करीब 11 साल पहले के चर्चित तेजाब कांड में आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत 4 लोगों को सीवान की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सभी को साजिश, अपहरण और हत्या का दोषी माना है। साल 2004 में 3 लोगों का अपहरण हुआ था। इनमें से 2 कारोबारी के बेटे थे जिनकी तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी। जो शख्स जिंदा बचा था उसकी पिछले साल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत 4 दोषियों को सीवान की कोर्ट 11 दिसंबर को सजा सुनाएगी। दिल्ली में ऑड इवन कार के प्लान पर गृह मंत्री से मिले केजरीवाल। राजनाथ ने दिया सहयोग का भरोसा। मंत्री वैकेया बोले इरादे अच्छे लेकिन पूरी तैयारी की जरूरत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने कारों के ऑड इवन फार्मूले को लागू करने के लिए राजनाथ सिंह से पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है। राजनाथ ने दिल्ली पुलिस का पूरा साथ मिलने का भरोसा दिया है। हम लोगों ने गृह मंत्री जी को अभी तक जो जो सोचा गया है वो सारी बातें उनको बताई, उनको अवगत कराया और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था राजनाथ सिंह जी का। उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस इसमें सपोर्ट करेंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने भी कहा है कि दिल्ली सरकार के इरादे अच्छे हैं लेकिन तैयारी पूरी नहीं है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के ऑड इवन फॉर्मूला पर रोक लगाने से फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार। कहा जल्दबाजी में दायर की गई याचिका। दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूला को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अभी इतनी जल्दबाजी में याचिका क्यों दायर की जा रही है। वैसे भी सरकार इसको ट्रायल बेसिस पर ही लागू कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि अभी ये सिर्फ दिल्ली सरकार का एक सुझाव है, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस बीच दिल्ली सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा कि ये हमारा सुझाव है जिस पर हम दिल्ली की जनता से भी सुझाव मांग रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में अब इस मामले पर अगली तारीख 23 दिसंबर की लगी है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई तभी करेगा अगर इससे पहले अरविंद केजरीवाल सरकार ऑड इवन फॉर्मूला को लेकर कोई आदेश जारी करती है। दिल्ली में विधायकों की सैलरी पीएम की बराबर करने वाला बिल फंस सकता है। मंजूरी के लिए अब तक नहीं पहुंचा गृह मंत्रालय। राज्यसभा में लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी ने बताया कि दिल्ली विधानसभा में विधायकों का वेतन बढ़ाने को लेकर पास हुआ बिल अभी तक गृह मंत्रालय तक नहीं पहुंचा है। इसी तरह जन लोकपाल बिल अगर मंजूरी के लिए आता है तो गृह मंत्रालय अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह लेगा कि क्या बिल पास करने में प्रक्रिया का पालन हुआ है और क्या इसके प्रावधान संविधान और नियम के मुताबिक हैं। हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्तों में 4 गुना बढ़ोतरी की।
मंजूरी दी थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मामले में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। वीरभद्र सिंह को फौरन पद से हटाने की मांग की। ये तस्वीरें दोपहर करीब 2 बजे की हैं, जब हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इन नेताओं ने सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला सामने रखा और राष्ट्रपति से वीरभद्र की सरकार फौरन बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वीरभद्र के सीएम पद पर रहने से मामले की जांच प्रभावित हो रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही वीरभद्र सिंह से पूछताछ कर रही हैं। ईडी तो वीरभद्र सिंह को नोटिस भी भेज चुका है। शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में फिर एक बार दिखी तल्खी। एक ही विमान में सवार उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच नहीं हुई कोई बात। एनडीए की पुरानी सहयोगी और महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदार बीजेपी और शिवसेना में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कल दोपहर जेट एयरवेज की फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई तो पहुंचे, लेकिन इस दौरान नमस्ते से आगे कोई बात नहीं हुई। इससे पहले दिल्ली में मौजूद रहे उद्धव की बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात नहीं हुई थी। शिवसेना ने कभी बयानों तो कभी मुखपत्र सामना के जरिए राज्य की फडणवीस सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा है। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। इन 3 बड़ी खबरों पर हमने अब तक निगाह डाली। पाकिस्तान से फिर शुरू होगी बातचीत। राहुल ने प्रधानमंत्री के दफ्तर पर आरोप लगाया। सलमान के गाड़ी चलाने के सबूत नहीं, कोर्ट का बयान। कैमरे में कैद हुई गुजरात के सूरत पुलिस की बेरहमी। जीप पर 2 लड़कों को उल्टा लिटाकर पीटा। पहले एक लड़के के दोनों हाथ 2 पुलिस वालों ने पकड़े, उसे जीप पर उल्टा लिटाया, फिर पीछे से लाठी से पुलिस वालों ने खूब पीटा। इस तरह दूसरे लड़के की भी बेरहमी से पिटाई की। ये तस्वीरें सूरत जिले के लिम्बायत की हैं। पुलिस के मुताबिक नदीम और कादिर नाम के जिन 2 लड़कों की पिटाई हुई, वो दोनों छेड़खानी के आरोप में पकड़े गए थे। सवाल उठ रहे हैं कि जब सजा देना अदालत का काम है तो पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है। गोधरा दंगे के एक दोषी की गर्भवती पाकिस्तानी पत्नी को 7 दिन में भारत छोड़ने का हुक्म। लंबे समय का वीजा आवेदन हुआ रद्द। पिछले साल अक्टूबर में मारिया भारत आई थी और उसकी मुलाकात इरफान से हुई थी। अगले ही महीने दोनों ने शादी कर ली थी। गर्भवती होने पर मारिया ने वीजा अवधि बढ़ाने की अर्जी दी, लेकिन विदेश विभाग ने इसे खारिज कर दिया है। इससे पहले मारिया की अर्जी पर गुजरात हाई कोर्ट ने उसे बच्चे के जन्म के 30 दिन तक भारत में रहने की मोहलत दी थी, लेकिन अब विदेश विभाग के नए आदेश के बाद मारिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश में शादियों पर लोग अब डीजे की धुन पर थिरक नहीं पाएंगे। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के चलते एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पूरे प्रदेश में डीजे बैन कर दिया है। शोर से होने वाले प्रदूषण की वजह से एनजीटी ने राज्य में डीजे बैन कर दिया है। एनजीटी में प्रदेश की अलंकता मेहरा ने याचिका लगाई थी। डीजे एसोसिएशन अब बेरोजगारी का हवाला दे रही है। 10,000 यदि डीजे यदि बंद होते हैं तो कितने लोग के घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा डीजे चलाने वाले हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देकर ज्यादा शोर नहीं करने और रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजाने की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में अपनी कलाकृतियों के लिए मशहूर कलाकार परेश महती की कोलकाता में सबसे बड़ी प्रदर्शनी लगने जा रही है। लोगों में इस प्रदर्शनी को लेकर काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। ये तैयारी देश के नामी पेंटर और कलाकृतियां बनाने वाले परेश महती की प्रदर्शनी की है। महती की साउंड ऑफ साइलेंस नाम की एग्जीबिशन कोलकाता के मशहूर सीमा गैलरी में 12 दिसंबर से लगने जा रही है। परेश महती पिछले 40 साल से कला की दुनिया से जुड़े हैं। महती ने अपनी पेंटिंग्स और अनूठी कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में कई सम्मान हासिल किए हैं। परेश महती भले ही दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कोलकाता से उनका गहरा रिश्ता है। 12 दिसंबर से शुरू होने वाले उनकी प्रदर्शनी 16 जनवरी तक चलेगी। दिलवाले को हिट कराने के लिए शाहरुख खान ने पाकिस्तानियों से की गुजारिश। YouTube पर वीडियो डालकर फिल्म देखने की गुजारिश। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान। सलाम वालेकुम और सभी पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। इस दिसंबर हमारी मूवी दिलवाले आ रही है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में, जिसका आप सबको बेचैनी और बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है ये फिल्म आप सभी को जरूर पसंद आएगी।
रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले 18 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म में वरुण धवन और कृति सेनन भी लीड रोल में हैं। अभिनेत्री रानी मुखर्जी बनी मां। आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी के घर आई नन्ही परी। अभिनेत्री रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा के घर बेटी का जन्म हुआ है। आज सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रानी ने बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम अदीरा रखा गया है, जो आदित्य और रानी से मिलकर बना है। बेटी के जन्म पर रानी और आदित्य को कई फिल्मी हस्तियों ने बधाई दी है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में बस इतना ही, मगर इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव सुबह 9:30 बजे। पाकिस्तान पर सुषमा स्वराज संसद में भाषण देंगी और सलमान खान केस पर फैसला आ सकता है।